कल हमने पढ़ा था गलता लोहा पाठ का पहला भाग, जिसमें मोहन और धनराम गांव के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद मोहन का दाखिला गांव से बाहर दूसरे स्कूल में करवा दिया गया था, जहां आने जाने में मोहन को परेशानी हो रही थी। तब गांव में मोहन के पिताजी के एक मित्र आए और उन्होंने मोहन को अपने साथ भेज देने की बात कही, तो उनके पिताजी राजी हो गए। अब पढ़ते हैं उससे आगे। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। जब रमेश ने वंशीधर को कहा कि वह मोहन को अपने साथ शहर ले जाएगा और वहां उसको पढ़ाएगा, तो वंशीधर को लगा कि जैसे रमेश के रूप में भगवान मिल गए हों, जो उसकी सहायता करने के लिए आए हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन अर्थात डरा हुआ सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को तो दे आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बाबू बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के रोज जान पड़ता था। अर्थात रमेश मोहन को अपने साथ लखनऊ तो ले गए, लेकिन मोहन को अपना भाई या अपनी बिरादरी का बताने में उन्हें शर्म महसूस होती थी और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत भी वह नहीं देता था। अर्थात मोहन को वह एक नौकर की तरह ही रखने लगा। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। जब मोहन ने दाखिले के लिए बहुत मिन्नतें की, प्रार्थना की, तब रमेश ने एक छोटे से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात की काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र, होनहार छात्र, शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर अर्थात रास्ते पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देता था। मोहन को छुट्टियों में घर आने का समय भी नहीं मिलता था, क्योंकि रमेश उसे गांव भेजना ही नहीं चाहता था। कहता कि छुट्टियों बर्बाद मत करो और यहीं रहकर अगली कक्षा की तैयारी करो। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त करूं। छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता।
धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की अर्थात अपने सपने टूटने की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। पहले तो वंशीधर बहुत खुश था कि मोहन शहर में जाकर पढ़ रहा है, एक दिन वह अफसर बनेगा। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला कि मोहन पढ़ नहीं रहा बल्कि फैक्ट्रियों के चक्कर लगा रहा है ताकि उसे कोई काम मिल सके, तो उसे अपना सपना टूट जाने का बहुत दुख हुआ और वह लोगों से भी नहीं बता पाया कि मोहन अब पढ़ नहीं रहा है, अर्थात उसने पढ़ाई छोड़ दी है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्हें बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और जल्दी ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा, एक अफसर बन जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे, उन्हें ये शब्द दुखी करते रहे क्योंकि मास्टर जी भी कहते थे कि मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर पट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार कट दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं उसी समय बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये अपनी जाति के विरोध समझते थे कि जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं वह किसी छोटी जाति के व्यक्तियों के साथ नहीं बैठता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार में से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संट से पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे उसने अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धूपनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ अर्थात सुंदर गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप बीच में आना इतनी फुर्ती और आकस्मिक अचानक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक हैरान होकर मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान की एक युवक का इस तरह के काम में।
उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से उधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। अर्थात जिस प्रकार मोहन ने उस गोले को एक बिना गलती की, बिना कमी के गोलाई में रोप दिया, तो मोहन बड़ा संतुष्ट था। उसके मन में एक संतोष का भाव था कि उसने बिना किसी गलती के ये काम किया है। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक अर्थात निर्माता की चमक थी, जिसमें न तो कोई स्पर्धा थी, प्रतियोगिता थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो बेटा देखिए कि कैसे इस पाठ में बताया गया है, जो कौशल है किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं होता। गुण हर व्यक्ति में होते हैं, ये जाति के ऊपर आधारित नहीं है। गुणी व्यक्ति हर जाति में मिल जाते हैं। इसीलिए हमें जाति और धर्म को दरकिनार करते हुए अपनी कला को बढ़ाना चाहिए।